गुड मॉर्निंग क्लास। पिछली कक्षा में आप लोगों ने द्विघात समीकरण के बारे में जाना। द्विघात समीकरण की पहचान कैसे की जाती है इसके बारे में आप लोगों ने जाना। द्विघात समीकरण से संबंधित आपकी कक्षा में 5 नंबर के सवाल आते हैं। अगर आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे निश्चित रूप से आपका तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी और 5 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। और कुछ ऐसी ट्रिक आपको बता दी जाएगी कि वो 5 नंबर का सवाल आपको 5 मिनट में ही हल कर लेंगे। ठीक है, आइए फिर देखते हैं द्विघात समीकरण क्या है। द्विघात समीकरण में आपको बताया गया था द्विघात का द्वि का मतलब हो गया 2, यह आपका घात है। ठीक है, और यह समीकरण है। तो इसका यह अभिप्राय हुआ कि ऐसा समीकरण जिसकी घात 2 हो, यानी 2 घात जिस पे लगी होगी वह आपका समीकरण क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण कहलाएगा। द्विघात समीकरण की परिभाषा कैसे लिखेंगे? ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका मानक रूप है ax² + bx + c = 0। पिछली क्लास में आपको बताया गया था, फिर एक बार हम आपको बता देते हैं। ax² + bx + c = 0 द्विघात समीकरण का मानक रूप है। इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है कि a की वैल्यू a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। b और c का मान 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन a का मान अगर 0 हो गया तो फिर वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। जैसे इसमें अगर a का मान 0 हुआ तो ये पूरा 0 हो जाएगा और आपको मिलेगा bx + c, जो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ये द्विघात समीकरण नहीं है, मान लो आपका a 0 हो गया, ऐसी स्थिति में bx + c = 0 मिलता है तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें घात 2 x की घात 2 नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। या आप कह सकते हैं a की वैल्यू 0 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। आखिर फिर यह होगा क्या? यह रैखिक समीकरण होगा। जो आप इसके पीछे वाले चैप्टर आप पढ़ चुके हैं उसमें 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का जो हल आपने निकाला है उसके अनुसार यह रैखिक समीकरण होगा। रैखिक का मतलब रेखा से है, यानी यह एक रेखा प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अगर a की वैल्यू 0 है तो वह रैखिक समीकरण होगा, अगर a की वैल्यू 0 नहीं है तो वह द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, अब इस द्विघात समीकरण की पहचान कैसे करेंगे? इसके लिए आप पिछली कक्षा में जो आपको बताया गया था कि आप द्विघात समीकरण की पहचान कैसे करेंगे, और आपका होगा प्रश्नावली नंबर 4.1। प्रश्नावली 4.1 में आपको कुछ सवाल बता दिए गए हैं। प्रश्नावली 4.1, इससे पिछली जो क्लास आपकी लगी थी उसमें आपको 8 प्रश्न थे। पहले के प्रश्न में 8 खंड थे जिसमें 4 खंड बताया गया था, 4 रह गया था। हमें उम्मीद है कि आप लगा लिए होंगे। प्रश्न नंबर 1 का ही 6ठा खंड ले लेते हैं। 6ठे खंड में है x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यह सब तो नॉर्मल है। ये स्क्वायर है तो आप सूत्र जानते हैं a - b का होल स्क्वायर = a² - 2ab + b²। इसी अनुरूप इसको तोड़ लेंगे तो नीचे लिखेंगे x² अपने जगह पे + 3x + 1 = इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे, ये आपका a हो गया और यह b हो गया। a² यानी x² - 2a का मतलब x, b का मतलब 2 प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। और छोटा कर ले, x² ऋण 2 दूनी 4x धन 2 का वर्ग 4। अब देख रहे हैं x² यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों पक्षों से हट जाएगा। आप कह सकते हैं 3x + 1, इसको आप पक्षांतर कर लीजिए तो हो जाएगा धन 4x ऋण 4 बराबर 0। 3 और 4 मिल करके 7x, 1 में से 4 गया ऋण 3 बराबर 0। अगर आप ax²
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। ए बराबर 0, बी बराबर 7 और सी बराबर -3। अब यहाँ ए का मान 0 आ गया, इसलिए हम कह सकते हैं या कहेंगे कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। दिया गया समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण नहीं है। अगर यहाँ से भी देखें तो x घात 1 है, जबकि x घात क्या चाहिए हमें? 2 चाहिए। x घात 2 नहीं है, इसलिए कह सकते हैं यह दिया गया समीकरण क्या है? आपका द्विघात समीकरण नहीं है। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, लिख लेंगे। आगे बढ़ें। इस तरह आपने देखा 4.1 के कुछ सवाल थे, आपको बता दिया गया, और इससे आपको पहचान करना है कि आप कैसे पहचान करेंगे कि द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ सवाल ले लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 तो हो गया आपका। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा गया है? प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, यानी जो आपको स्थितियां जो दी गई हैं उसको हमें द्विघात समीकरण बनाना है। अभी हल करने के बारे में नहीं बताया गया है, यह कह रहा है कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। अब प्रश्न आपका क्या है? एक प्रश्न नंबर 1 है, 2 का पहला खंड है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर, 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। ठीक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, अब प्रश्न को ध्यान से आप पढ़ेंगे। प्रश्न तो आपका निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, यानी आपको समीकरण बनाना है। प्रश्न क्या है? एक आयताकार, जैसा कि आयताकार आप जानते हैं, आयत जिसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है, आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ठीक है, आयत में प्रत्येक कोण 90 अंश, आमने सामने भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। आयताकार भूखंड, ये भूखंड हो गया, का क्षेत्रफल 528। इसका क्षेत्रफल कितना है? 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, यानी ये आपका है चौड़ाई,
यह है लंबाई। ठीक है, अगर चौड़ाई x है तो लंबाई क्या होगी? लंबाई चौड़ाई के 2 गुणे से, यानी 2x + 1, एक अधिक है। ठीक है, ये आपका इस तरह छोटा सा चित्र बना लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ें। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे। जो चीज़ें आपको ज्ञात करनी है उसमें जो छोटे इकाई का होगा उसको हम मान लेते हैं। जो छोटी इकाई है, छोटा कौन सा है? चौड़ाई है। तो हम लिखेंगे माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। भूखंड की चौड़ाई कितना है? x मीटर। इसलिए लंबाई क्या हो जाएगा? भूखंड की लंबाई कितनी हो जाएगी? भूखंड की लंबाई क्या हो जाएगी? चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। ठीक है, क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल बराबर 528 वर्ग मीटर। ठीक है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आयताकार भूखंड की यदि चौड़ाई x है तो प्रश्न के अनुसार लंबाई क्या हो जाएगी? 2x धन 1 हो जाएगा और क्षेत्रफल 528 पहले से दिया हुआ है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर होता लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल की जगह हम लिख सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 528। ठीक है, अब लंबाई कितनी है आपकी? 2x + 1, चौड़ाई है x बराबर 528। गुणा कर दीजिए, x को अंदर ले जाएंगे, 2x² + x बराबर 528। पक्षांतर कर लीजिए, 2x² + x - 528 बराबर 0। ये आपका समीकरण हुआ। इतना आपको पूछा जा रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो यह द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। क्यों? क्योंकि x की घात 2 है, अर्थात यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, अच्छा इसका हल आपको अगले चैप्टर में दिया गया है, लेकिन हम यहीं पे आपको बता देते हैं क्योंकि इसमें आपको लंबाई चौड़ाई भी ज्ञात करनी है, तो इसका सलूशन भी बता देते हैं। ठीक है, तो ऊपर का लिख लिया होगा। यह समीकरण आपका बन चुका है। इसी समीकरण के अनुसार हम इसको हल कर लेते हैं। समीकरण आपका है 2x² धन x ऋण 528 बराबर 0। ठीक है, यह द्विघात समीकरण है, इसको हल करना है। अच्छा, हल करने से पहले चूँकि आगे उसको विस्तार से बताना है तो यहाँ पे थोड़ा सा हम शॉर्ट में बता देते हैं कि जैसे आपका ax² + bx + c = 0 आपका यह द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का मानक रूप है। यह 4 तरह से आप लिख सकते हैं। एक तो यह स्थितियां हैं, दूसरी स्थिति होगी ax² - bx + c = 0, और ये भी हो सकता है ax² + bx - c = 0। ये भी हो सकता है ax² - bx - c = 0। यानी ये द्विघात समीकरण 4 तरह से आपके पास मिल सकता है हल करने के लिए। अगर ये पहली स्थिति में है तो सभी प्लस होगा, दूसरी स्थिति में है तो 1 माइनस और 1 प्लस होगा, तीसरी स्थिति में है 1 प्लस 1 माइनस होगा, और चौथी स्थिति में है तो दोनों माइनस होगा। तो आपको यहाँ केवल यह साइन, यह चिन्ह देखना है। किसका चिन्ह?
अचर पद के साथ, यानी सी के साथ जो चिन्ह लगा हुआ है उसको देखना है। अगर यहाँ प्लस है सी के साथ तो सी का ऐसा 2 फैक्टर करेंगे जिसको जोड़ने पर बीच वाला पद यानी बी मिले। बहुत ध्यान से देखेंगे, सी का ऐसा 2 गुणनखंड जिसको जोड़ने पर, यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर बीच वाला पद मिले। अब सी का क्या गुणनखंड है, ये ए और सी का गुणा होता है, ए गुणे सी, ठीक है। तो यह गुणनखंड हो गया आपका ए और सी। अब इसको जोड़ने पर क्या मिले, बी मिलना चाहिए। कब, जब यहाँ प्लस हो, ठीक है। वही स्थिति यहाँ पे है, आपका सी का ए गुणे सी यानी ए सी का ऐसा 2 गुणनखंड जोड़ने पर भी मिले, लेकिन यहाँ थोड़ी स्थितियाँ बदल जाएगी। यहाँ चिन्ह क्या है, माइनस है, ठीक है। तो ए और सी यानी ए गुणे सी करने के बाद जो आपको ए सी मिलेगा, ठीक है, उसको क्या है, माइनस है, तो यहाँ लिखेंगे ऋण। घटाने पर बीच वाला पद अर्थात बी मिलना चाहिए। इतना आप ध्यान रखिए, फिर इसको रिपीट करेंगे, लेकिन शॉर्ट में इतना जानते रहिए कि द्विघात समीकरण में अचर पद के साथ अगर प्लस है तो उसका गुणनखंड जोड़ने पर बीच वाला पद मिलेगा, अगर माइनस है तो उसका गुणनखंड घटाने पर बीच वाला पद मिलेगा। बस इतना आपको ध्यान रखना। बाकी जो बीच के चिन्ह हैं, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, जैसे हैं उसी तरह हम रख देंगे। चलो सवाल हल करते हैं तो ज़्यादा अच्छे ढंग से आ जाएगा आपको समझ में। देखिए बच्चों, यह कक्षा 10 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है और इससे 4 से लेकर के 7 नंबर तक के सवाल आते हैं। 1 नंबर का सवाल आपको विकल्प दे देगा, छोटा क्वेश्चन दे देगा, वह अस्तित्व में है नहीं है, वर्ग है, वर्गमूल है, द्विघात समीकरण है नहीं है, उसका दे देगा। और 1-2 नंबर का और एक फुल 4 नंबर क्वेश्चन इसका गुणनखंड आता है। तो जब आप यह समझ पाएंगे कि यह द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है और उसका गुणनखंड कैसे होता है, अगर आपको समझ में आएगा तभी आप सवाल हल कर पाएंगे। बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें क्या करना है, स्क्वायर के साथ अगर कोई संख्या है तो इसका यहाँ गुणा कर लेंगे, ठीक है। स्क्वायर के साथ क्या था, 2 था, 2 को हमने 528 में गुणा कर लिया। पहला काम करना है, यक्स के साथ जो भी गुणांक होगा उसका अचर पद के साथ गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 4, 1 = 5, 2 × 5 = 10, 1056 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे यह ध्यान देना है कि चिन्ह कौन सा है, यह चिन्ह ऋण है, यानी इसको 2 टुकड़ों में बांटना है, 2 गुणनखंड ज्ञात करना है और ऐसा गुणनखंड ज्ञात करना है जिसका अंतर, ऋण है ना, बड़े में से छोटा घटाने पर क्या मिले, यह कोई संख्या है नहीं है तो 1 मानेंगे, यानी इसका 1056, ये जब गुणा करने पर आपको 1056 मिला। ऐसा 2 गुणनखंड हमें ज्ञात करना है जिसका अंतर घटाने पर 1 मिले, ठीक है। तो इसका फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर कैसे करेंगे, 1056 है, आप प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या से काटेंगे। यह ध्यान रखेंगे कि अभाज्य संख्या से ही काटेंगे, अलग अगर काटने का प्रयास किए तो सवाल गलत हो सकते हैं। यह कितने से कटेगा, 2, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, फिर 2 से कटेगा, 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, फिर 2 से काटिए, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, फिर 2 से कटेगा, 2 × 6 = 12, 2 × 1 = 12, 1, 2 × 6 = 12, फिर 2 से कटेगा, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, अब क्या है, 3 से कटेगा, 11, 3 × 33, यहाँ हो गया 11, कट गया पूरा, ठीक है। अब यह जो गुणनखंड आपका आया है इसको हमें 2 पार्ट में बदलना है और ऐसे ढंग से बदलना है कि जिसका अंतर क्या हो, 1 मिले। चलिए प्रयास करते हैं। एक तो यहीं से ले लीजिए, 11 × 33, आसान हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 32, एक 32 हो गया और एक 33 हो गया। तो इसको हम कह सकते हैं एक 32 और एक 33, ठीक है। यानी इसका गुणनखंड एक 32 और एक 33, यानी 33 में से 32 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा, यानी ये माइनस, ठीक है।
तो इस तरह जब भी आपकी चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, धैर्य के साथ, अभी हम ट्रिक बताएंगे तो फिर केवल देखते ही आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन आपका भी स्टैंडर्ड उतना अच्छा नहीं है, आप सीखने का प्रयास करेंगे तो धैर्य के साथ प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याओं से आप गुणनखंड कर लेंगे ईमानदारी के साथ। गुणनखंड करने के बाद आप उसको 2 पेयर बना लेंगे, 2 जोड़े में बना लेंगे। जैसा कि यहाँ बताया गया कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 32 यहाँ कर देते तो बहुत बड़ी संख्या मिल जाती है ना। तो हम यही 32 तक रखते हैं, 11 यहाँ 33 कर दिया, तो 32 और 33 क्या है, क्रमागत नंबर है। जब क्रमागत नंबरों का अंतर 1 होता है, यानी 33 में से 32 घटाएंगे तो आपको 1 मिलेगा। यह 33 और 32 जो संख्या है वह हम यहाँ पे लिखेंगे। लिखिए 2x² प्लस अपने जगह पर रहेगा, केवल 1 की जगह हम रखेंगे 33 ऋण 32। 33 में से 32 घटाएंगे 1 मिलेगा, x अपने स्थान पर रहेगा -500 बराबर 0। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी, यह अगले चैप्टर में बताना चाहिए, लेकिन चूँकि सवाल है इसलिए इसी माध्यम से हम बता देते हैं, अगले में आपको आसानी हो जाएगी। जब भी आपको पहले देखेंगे द्विघात समीकरण है कि नहीं है, यह 2 घात है इसलिए द्विघात समीकरण है। 2 घात क्यों है, क्योंकि a का मान 0 नहीं है यानी 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है। जब द्विघात समीकरण है तो उसका गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर स्क्वायर के साथ कोई संख्या है तो उसका आखिरी पद के साथ गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ 2 था, 2 का 528 से गुणा किया, 1056 मिल गया। फिर उसका हम ऐसा 2 गुणनखंड ज्ञात करेंगे जिसको यहाँ ऋण है ना, घटाने पर 1 मिले। तो आपकी 2 संख्याएं 33 और 32 मिली, जिसको घटाएंगे तो आपको 1 मिल रहा था। फिर उसी को क्रम में रख दिया आपने, 2x², 33 ऋण 32x। अब ब्रैकेट खोल दीजिए, ब्रैकेट खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा धन 33x ऋण 32x ऋण 528 बराबर 0। ठीक है, इधर का मिटा दें। जीरो हो गया। इसको और सॉल्व करिए, देखिए 32x में से 33x में से 32x घटाएंगे तो केवल आपको x मिल जाएगा। ठीक है, अगर इसको इग्नोर कर दें तो 33x में से 32x घटाएंगे आपको सीधे x मिलेगा, 1x। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है आपका, केवल x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 2x धन 33। यहाँ देखिए क्या मिल जाएगा कॉमन, इसमें से हम 16 3 48, 16 कॉमन मिल सकता है, 16 3 48, 4 16 3 48, 33 हो जाएगा, क्योंकि हमें यह और यह बराबर भी देखना है। तो ये हो गया 16, 16 दूना 32x, ऋण बाहर निकल गया, धन 16 3 48, 16 3 48। ठीक है, अगर यह पद आखिरी पॉइंट पे यह ब्रैकेट वाले दोनों पद अगर बराबर आ जाते हैं तो आप जो सवाल हल कर रहे हैं वो सही रूट पे है। अगर इन दोनों में कोई प्रॉब्लम, कोई अंतर, चाहे 2 का, चाहे 1 का, चाहे संख्या का, चाहे चिन्ह का कोई अंतर आता है, तो फिर आप ऊपर के सवाल चेक करेंगे, कहीं न कहीं आपने गलत किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इस लाइन पर पहुँचेंगे तो यह जो दोनों ब्रैकेट है यह समान होने चाहिए। अगर समान नहीं है तो आप ऊपर के पॉइंट चेक करेंगे, कहीं न कहीं आपकी गलती हुई है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे 2x धन 33, दोनों जगह से आप कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच गया आपका x -1 बराबर 0। ठीक है, अब देख रहे हैं कि यह 2x धन 33 और x ऋण 1 बराबर 0 है, तो या तो यह 0 होगा या यह 0 होगा या तो दोनों 0 होगा। ठीक है, तो हम दोनों देख लेते हैं 0 है कि नहीं है। यदि दो x धन 33 बराबर 0, इम्प्लाइज दैट हो जाएगा ऋण 33, x बराबर हो गया
ऋण 33/2। अब कोई भी जो संख्या आपका है उसका मान क्या होगा, माइनस नहीं होगा। कोई भी संख्या मीटर है उसका मान माइनस नहीं होगा। जो सवाल आपका था यही था, उसका मान माइनस नहीं होगा। तो निश्चित रूप से दूसरे का ही देख लें। दूसरा देख लें, यहाँ पे क्या था, 16 है ना। x का मान माइनस आ रहा था, तो होगा नहीं। फिर हम आगे देखते हैं दूसरा वाला, और x ऋण 16 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 16। यह संख्या प्लस में है तो यह संख्या हो सकती है, यह माइनस में है इसलिए माइनस नहीं होगी। अब x का मान आपका 16 आया। x है क्या, भूखंड की चौड़ाई। x क्या है, भूखंड की चौड़ाई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसलिए आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर 16 है। 16 मीटर। और आयताकार भूखंड की लंबाई, लंबाई क्या है, चौड़ाई का दुगना। 16 × 2 धन 1, दुगने से 1 अधिक। 16 दूना 32 से 33 मीटर। इस तरह पहले सवाल का सलूशन हुआ। आयताकार भूखंड की चौड़ाई 16 मीटर और लंबाई 33 मीटर। उत्तर की जांच के लिए आप देख लें कि क्षेत्रफल 528 हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, जांच के लिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, दोनों का गुणा कर दें। 33 × 16, 16 × 48, 16 × 48 4 52, यानी आपका सही है। ठीक है, नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर एक सवाल आपको और बता दें इसका, जो परीक्षा में ज़्यादातर आता है। एक प्रश्न और आपको बता दें जो ज़्यादातर परीक्षाओं में आता है, वह है आपका दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अब देखिए प्रश्न क्या है, दो क्रमागत। यहाँ ध्यान रखें, क्रमागत का मतलब क्या हुआ, जो संख्याएं क्रम से आती है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यानी वो क्या हो, धनात्मक हो और क्रमागत हो। तो क्रमागत का मतलब जो क्रम से आती है, जैसे 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 10 के बाद 11, 15 के बाद 16, यानी कितने डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस आता है। कितने डिफरेंस आता है, 1 का। तो हम अगर मान लें, माना पहली क्रमागत संख्या बराबर x। अगर पहली क्रमागत संख्या x है तो दूसरी क्या होगी, x + 1। इसलिए
दूसरी क्रमागत संख्या बराबर x + 1। प्रश्न क्या करा है? का गुणनफल 306 है। गुणनफल कितना है? दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना है? 306। ठीक है। दोनों संख्याएं क्या है? एक x है और दूसरा x + 1 है। इसका गुणनफल है 306। ब्रैकेट खोल दीजिए। x × x स्क्वायर प्लस x, इसको इधर ले आइए, -306 बराबर 0। यह द्विघात समीकरण है। यहीं तक आपका सवाल है कि हमें बताना क्या था कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करिए। तो द्विघात समीकरण हो गया x² + x -306 बराबर 0। ठीक है। अगर मान लो आपको कहता कि वह संख्याएं ज्ञात करो, जैसे हमें करा कि हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना, पूर्णांक यानी वो संख्या है क्या, संख्या ज्ञात करनी है, तो यह अगले चैप्टर में है, यहाँ पे भी बता देते हैं आपको कैसे हल करेंगे। यह समीकरण आप नोट कर लें, x² + x -306 बराबर 0। इसी को हल कर देते हैं। अब देखिए आपका समीकरण जो बना द्विघात समीकरण x² + x -306 बराबर 0। हल कैसे करेंगे? द्विघात समीकरण हल करने की विधियां अभी आपको बताया गया था पहले सवाल में कि अगर x² के साथ कोई संख्या है तो उसको हम आखिरी पद के साथ गुणा करेंगे। यहाँ नहीं है तो एक मान लें, एक का गुणा करेंगे तो वही संख्या मिलेगी। अब यह हो गया 306। चिन्ह क्या है? माइनस का है। तो हम सबसे पहले 306 का अभाज्य संख्याओं द्वारा गुणनखंड ज्ञात कर लें। प्राइम नंबर से देखो कितने से कटेगा? 2 से। 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6। अब कितने से कटेगा? 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काटें, 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3। अभी कटेगा 3 से, 3 × 1 = 3, 2, 3 × 7 = 21। अब नहीं कटेगा। तो क्या मिला आपको? 2 × 3 × 3 × 17। तो 306 का जो आपका फैक्टर होगा वो क्या होना चाहिए? माइनस करके 1 आना चाहिए, यानी लगातार होनी चाहिए। तो एक तो 17 है, 17 × 51 बहुत बड़ा हो गया, 17 दूनी 34 और 3 × 9 तो भी बड़ा होगा। तो एक 17 को ले लें, 3 × 9 दूनी 18, यानी एक अगर हम 18 ले लें, दूसरा 17 ले लें, तो घटाने पर 1 मिलेगा आपको। क्या लिखेंगे? 18 और 17। तो यहाँ हम लिखेंगे x² प्लस, यहाँ पे लिख देंगे 18 माइनस है ना यहाँ पे, ऋण 17x ऋण 306 बराबर 0। x² ब्रैकेट खोल दीजिए, 18x ऋण 17x ऋण 306 बराबर 0। ठीक है। इसमें क्या कॉमन मिलेगा? x कॉमन मिलेगा, x + 18, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, चूँकि गुणा है तो 17 ही निकल जाएगा। 17 दूना 34 ज़्यादा हो गया, 17 × 1 = 17, 13 136, 17 8 136, 18 बराबर। अब देखिए आखिरी में यह और यह सारी ऋण यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यह दोनों क्या होगा? बराबर होना चाहिए, क्योंकि माइनस हमने छोड़ दिया था। यहाँ से जब माइनस बाहर निकालेंगे तो ये माइनस हो गया, यह ऋण का धन हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर है, इसको बाहर निकाल लें, x + 18 और दूसरे ब्रैकेट में होगा x - 17 बराबर 0। ठीक है। अब हम इसको हल करने के लिए या तो यह 0 होगा या यह 0 होगा या तो दोनों 0 होगा। लिख दें, यदि x धन 18 बराबर 0 इम्प्लाइज दैट x बराबर क्या होगा? ऋण 18। यह नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस है।
तो माइनस संख्या नहीं आनी चाहिए। इसको देखें, और x ऋण 17 बराबर 0 इम्प्लाइज दैट x बराबर 17। ये आपका सही है। x का मान कितना आ गया? 17 आ गया। अगर x की वैल्यू 17 है तो संख्या आपका क्या निकालना था? क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या निकालनी थी। दो क्रमागत संख्या, तो पहली क्रमागत संख्या कितनी है? 17। तो दूसरी क्रमागत संख्या कितनी होगी? 1 जोड़ देंगे, 17 धन 1 यानी 18। अब दोनों गुणा करेंगे तो आपको 306 मिलेगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो प्रश्नावली 4.1 लगभग हर सवाल आपको बताने का प्रयास किया गया। 2-4 सवाल छूटे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको लगा लेंगे।